सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में, अपने पर्यावरण की कक्षा में, इकोलॉजी सिस्टम की, पारिस्थितिक तंत्र की। तो यहाँ तक आपके सबके समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे परितंत्र और शिक्षा। परितंत्र और शिक्षा। परितंत्र मतलब पारिस्थितिकी तंत्र ही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को परितंत्र बोला है मैंने यहाँ पर। जो हमारे चारों ओर जो भी एक तंत्र है, जो भी एक सिस्टम है, उस तंत्र का शिक्षा से क्या संबंध है? शिक्षा से संबंध, परितंत्र और शिक्षा। देखिए, हम देखते हैं कि जब तक हमें हमारे परितंत्र का, हमारे पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम आगे उनकी सुरक्षा के बारे में या उनके उपयोग के बारे में या उनके उद्देश्यों के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? हमें कोई पता ही नहीं होगा, हम अगली पीढ़ियों को कैसे ज्ञान को बांटेंगे कि ये वस्तु हमारे लिए इस काम के लिए है या इसका हमारे जीवन में इतना महत्व है। जैसे मान लो, चाहे हम जल की बात करें, चाहे हम वायु की बात करें, जो हमारे चारों ओर अपने वातावरण में है, इन सभी चीज़ों के ज्ञान के लिए हमें इस परितंत्र को शिक्षा के साथ जोड़ना अति आवश्यक है। जब तक हम इसकी शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी शिक्षा आगे के लिए ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अगली पीढ़ियों के लिए, तब तक हमें ये परितंत्र का पूरा लाभ हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि परितंत्र में हमने पढ़ा था, घटक पढ़े थे हमने परितंत्र के, पर्यावरण के घटक पढ़े थे। तो जब वो घटकों में हमने देखा था कि जैविक घटक, अजैविक घटक, तो जब ये घटकों की बात करते हैं तो आज हम घटकों पर ही चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर परितंत्र होता क्या है। देखिए, परितंत्र का उपयोग पारिस्थितिकी में किया जाता है, अपने इकोसिस्टम में किया जाता है, इकोलॉजी में किया जाता है। इसकी एक इकाई होती है, यह पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष भी होता है, जिसमें अजैविक तथा जैविक घटकों की अंतःक्रिया तथा उस वातावरण में ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक परितंत्र की अपनी आवश्यकता और उत्पादकता होती है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसकी अपनी स्वयं की एक उत्पादकता होती है, एक आवश्यकता होती है। मान लो हम कोई भी पारिस्थितिक तंत्र की बात करें, मान लो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें, तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की जो आवश्यकताएं हैं, जो वहाँ की उत्पादकता है, वो उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। परितंत्र के प्रत्यक्ष तथा उपयोग में अगर हम व्यवहारिक रूप से इसका हम वर्णन करें तो हम जानते हैं कि शिक्षा की इकाई विद्यालय होती है। शिक्षा की इकाई कौन सी होती है? विद्यालय होती है। लेकिन प्रत्येक विद्यालय का अपना संस्थागत व्यवहार होता है, जिसके 3 पक्ष होते हैं। एक तो भौतिक पक्ष, एक जैविक पक्ष तथा तीसरा सामाजिक पक्ष। भाई, हम शिक्षा तंत्र की बात करते हैं, शिक्षा परितंत्र की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि विद्यालय इसका एक केंद्र है। विद्यालय ऐसी एक इकाई है जिसके माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो अब विद्यालय में ही हम देखते हैं तो प्रत्येक विद्यालय का अपना एक अलग व्यवहार होता है, प्रत्येक विद्यालय का अपना एक अलग वातावरण होता है। जैसे कि हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के विद्यालय। एक विद्यालय ऐसा है जिसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे वहाँ के शिक्षक हैं, बहुत अच्छे वहाँ के बच्चे हैं। वहाँ का जो सामाजिक वातावरण है, जैसे कि वहाँ का अभिभावक, वहाँ के और अड़ोसी पड़ोसी जो भी लोग वहाँ निवास करते हैं, वो सभी बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मान लो कोई स्कूल चल रहा है, स्कूल के आसपास के जो घर हैं उनमें भी बहुत शालीनता रहती है और बहुत सज्जनता से वो पेश आते हैं। एक जगह स्कूल ऐसा भी है जहाँ अड़ोसी पड़ोसी रोज़ाना आए दिन टीचरों से झगड़ा करते रहते हैं। तेरी बाइक यहाँ से निकल गई, तूने बाइक यहाँ खड़ी कर दी, मेरे बच्चे को टक्कर मार दी, मेरे कुत्ते को टक्कर मार दी। तो ये एक रोज़ाना की जो ज़िंदगी है। फिर लाउड स्पीकर की आवाज़, वहाँ आसपास कोई डीजे गाने वाले, इनकी दुकान वगैरह, तो एक अगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इतनी होती हैं कि प्रत्येक विद्यालय का एक अलग वातावरण होता है।
तो वहाँ पर हम उस वातावरण में देखते हैं तो एक तो जैविक घटक, एक अजैविक घटक और एक सामाजिक घटक, जिनको हमने यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। भौतिक यानी कि अजैविक घटक, जैविक घटक और सामाजिक घटक, जिनमें मानवीय ऊर्जा का प्रभाव होता है। ये सभी के सभी अपनी मानवीय ऊर्जा से माध्यम से अपने एक दूसरे को विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे एक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे कि बालक और बालिकाओं की अभिवृद्धि तथा विकास किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर था, एक बहुत बड़ा शिक्षाविद था। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा को एक दीपक की उपमा देते हुए कहा है कि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। यानी शिक्षक के रूप में मानवीय ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास होता है। अपनी योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं का विभिन्न पाठ्य सामग्रियों क्रियाओं के माध्यम से विकास होता है। विद्यालय का एक संस्थागत स्वास्थ्य भी होता है। तो ये एक अपने विद्यालय के बारे में उन्होंने बताया कि जैसा शिक्षक होगा, शिक्षक की तुलना यहाँ दीपक से की है। डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें बताया है कि जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, यानी कि हम कई बार जब बहुत सारे दिए जलाते हैं, जैसे मान लो दीपावली पर दिए जलाए या अब लॉकडाउन में भी हमने दिए जलाए थे, तो यहाँ पर हम जब इन दीपकों की बात करते हैं तो एक दीपक जला देते हैं हम, उससे फिर सारे दीपकों को जला देते हैं। तो एक दीपक सभी दीपकों को प्रज्वलित करता है। ऐसे ही एक शिक्षक बहुत सारे शिक्षक बनाने में योगदान देता है, डॉक्टर्स बनाने में योगदान देता है। देश को टेक्नोलॉजी निर्माताओं को भी एक शिक्षक ही बनाता है। तो शिक्षक अपने ज्ञान से दूसरे अन्य व्यक्तियों को भी प्रज्वलित करता है। यानी कि यहाँ पर शिक्षक की तुलना दीपक से हुई है। आगे हम बात करते हैं कि जो परितंत्र है उसकी संरचना की बात करते हैं। परितंत्र की संरचना इस शिक्षा के स्वरूप में ही है, परितंत्र की संरचना। अब परितंत्र की संरचना में हम क्या करते हैं, देखिए परितंत्र के 2 घटक हैं। मैं आपको बता चुका पहले, परितंत्र के 2 घटक हैं। नंबर 1 अजैविक घटक, नंबर 2 जैविक घटक। ये अपने घटक हैं। अब इसमें नंबर 1 जैविक अजैविक घटकों की बात करते हैं। पहले हम अजैविक घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक कौन कौन से हैं? इसमें देखिए जलवायवीय कारक, भौतिक सतही कारक, नंबर 1 जलवायु कारक, नंबर 2 भौतिक सतही कारक, भौतिक सतही कारक। अगली बात करते हैं हम रासायनिक कारक, रासायनिक कारक। नंबर 4 कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ये हमारे अजैविक कारक हैं। अब भौतिक सतही कारकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जैसे अपने
झुकाव अक्षांश पहाड़, झुकाव अक्षांश देशांतर पहाड़ पठार मैदान। ये अपने भौतिक सतही कारक हैं जो एक परितंत्र में बहुत ज़्यादा सहायक हैं। रासायनिक कारकों में बहुत विभिन्न प्रकार की गैसें आ जाएंगी, विभिन्न प्रकार की गैसें। कार्बनिक पदार्थों में खनिज पदार्थ आ जाएंगे, खनिज पदार्थ। जलवायु कारकों में अपने जल है, वायु है, मृदा है, वनस्पति है। ये अपने बहुत सारे कारक हैं जो मैं पढ़ा चुका आपको पहले इनको, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझें। जैविक कारक हो गए, अजैविक कारक हो गए। अब हम जैविक कारकों की अगर हम बात करें तो जैविक कारकों में एक स्वपोषी घटक और एक परपोषी घटक। स्वपोषी, परपोषी, हाँ, जैविक घटक की बात करते हैं तो जैविक घटक में देखते हैं नंबर दूसरा जैविक घटक, नंबर एक स्वपोषी घटक, नंबर दो परपोषी घटक। अब स्वपोषी घटक की अगर हम बात करते हैं तो स्वपोषी घटक में हमको देखने को मिलता है कि जैसे स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषी क्रियाओं के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं। जीवाणु तथा रसायन, हरे पौधे अथवा क्लोरोफिल युक्त पौधे वह क्षमता जिसमें यह और सौर ऊर्जा का उपयोग कर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से पानी व खनिज लवण लेकर शर्करा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में जल तथा ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण होता है। इसे हम निम्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समझने का प्रयास कर सकते हैं। भाई कोई भी है, जैसे मान लो हम कोई रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है H2 और ये ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन का एक अणु, हाइड्रोजन के दो अणु, ये मिलकर बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। तो ये हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया कंप्लीट हुई और किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल कार्बन की मात्रा से देखते हैं हम भाई 6H2O 6CO2 है, सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस 12H2O जल, 12 अणु किसके हो जाएंगे? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन सॉरी जल के। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये किसकी उपस्थिति में? सनलाइट, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की स्पेलिंग है CHOLORO फिल, इसकी उपस्थिति है। और इसकी उपस्थिति में हमने जो जिस तत्व का निर्माण हुआ वो हुआ C6H12O6
C6 प्लस O12 H12O6 H12 प्लस O6 6H2O देखिए H12O6 प्लस 12H2O 6H2O प्लस 6O2 प्लस 6O2। तो ये एक हमारे यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें हमने देखा कि जीवाणु उपलब्ध रासायनिक पदार्थों में प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न भोजन निर्माण के लिए होता है, जैसे जीवाणु को रासायनिक संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। भाई जो O2 लेते हैं उनको O2 मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। जो H2O ग्रहण करते हैं हाइड्रोजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो ये एक गैसों का निर्माण होता है जिससे एक स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी की बात चल रही थी, परपोषी नहीं है ये, हाँ स्वपोषी हैं ये, यानी स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं परपोषी की। तो परपोषी देख लीजिए, दूसरा परपोषी। अब परपोषी क्या होते हैं ये देखिए, ये घटक स्वपोषित घटकों का निर्मित जटिल पदार्थ होता है का उपयोग पुनर्व्यवस्था एवं अपघटक करते हैं। अतः इन्हें उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ताओं को दो श्रेणी में बांटा गया है, उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता, और दूसरा अपघटक तथा सूक्ष्म उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता और सूक्ष्म उपभोक्ता, ये दो प्रकारों में बांट दिया। तो पहले बात करते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता के, यानी कि वे जीव जंतु जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं अथवा उपभोक्ता कहलाते हैं। चूँकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते अतः इन्हें परपोषी कहा जाता है। जैसे पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, यानी कि ये कौन से होते हैं, ये परपोषी होते हैं। लेकिन परपोषी में कौन से, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता में उपभोक्ताओं के प्रकार हैं। अब इसमें शाकाहारी जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब जो ये द्वितीयक उपभोक्ता थे, इन द्वितीयक उपभोक्ताओं में भी एक कैटेगरी बनती है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता देखिए क्या होता है कि प्रथम उपभोक्ता हैं, जैसे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, चूहा इत्यादि। ध्यान से सुनिए, इस श्रेणी के जीव प्राथमिक उत्पादों इस श्रेणी के जीव शाकाहारी जीव तथा प्राथमिक उपभोक्ता तथा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। इस श्रेणी के जीव प्राथमिक उत्पादों जैसे हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं,
शाकाहारी जीव कहलाते हैं। भाई यहाँ पर क्या होता है, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरन, टिड्ढा, चूहा। गाय, भैंस, बकरी, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश और हिरन, ये प्रथम उपभोक्ता होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता हैं जैसे बिल्ली, भेड़िया, मेंढक, पक्षी। बिल्ली, भेड़िया, मेंढक, मछली, ये मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता हैं, जैसे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये इनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे सांप। सांप किसको खाता है, मेंढक को। तो ऐसे ये एक तृतीयक उपभोक्ता है अपना। एक फिर बनता है उच्च मांसाहारी, एक सर्वाहारी और फिर परजीवी या परिश्रमी। उच्च मांसाहारी प्रथम, द्वितीयक, तृतीयक। और यहीं पर देख लीजिए, दोबारा मिटा के मैं बता देता हूँ, आप नोट्स बनाओगे। देखिए, परपोषी। अब परपोषियों को कितने भागों में बांटा गया था, परपोषित घटक। नंबर 1 उपभोक्ता। उपभोक्ता ये उपभोक्ता है या द्वितीयक उत्पादक। इसे ये शब्द रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर इससे, उपभोक्ता ही रहने दो। और दूसरा हमारा बनता है अपघटक। दूसरा अपघटक यानी कि सूक्ष्म उपभोक्ता। परपोषी 2 प्रकार का हो गया। ऐसे। अब ये उपभोक्ता है, ये कितने प्रकार का है, नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता, नंबर 3 तृतीयक उपभोक्ता, नंबर 4 उच्च श्रेणी के मांसाहारी, उच्च श्रेणी के मांसाहारी। उसके बाद सर्वाहारी, सर्वाहारी। और 5वां, 6वां ये बन जाएगा परजीवी या पराश्रयी। परजीवी। अब यहाँ पर आ जाएगी घास, वनस्पति,
खाने वाले। द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे अपने मांसाहारी। मांसाहारी भेड़िया, बिल्ली, मेंढक, बिल्ली, मेंढक आदि। पक्षी भी हैं इसमें शामिल। तृतीयक उपभोक्ता में जो मांसाहारी खाते हैं, यानी कि जैसे सांप किसको खाता है? मेंढक को। तो सांप मेंढक को खाता है तो ये सांप कौन सा हुआ? तृतीयक उपभोक्ता है। इसके बाद में हम बात करते हैं उच्च श्रेणी के मांसाहारी। मोर, चीता, गिद्ध, बाज, मोर, चीता, गिद्ध, बाज, अजगर, आदि। ये हमारा एक उच्च श्रेणी के मांसाहारी होगा। इस सर्वाहारी हैं जैसे मनुष्य, सब कुछ खाता है मनुष्य, मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है। जो शाकाहार खाते हैं और मांस खाते हैं वे होते हैं सर्वाहारी या सर्वभक्षी, इन्हें कहते हैं सर्वभक्षी। सभी का भक्षण करने वाले सर्वाहारी या सर्वभक्षी। अब परजीवी की बात करते हैं तो परजीवी में अपना आता है कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं, जैसे जेंथोमोनिया, सिल्ट्री, आल्टरनेरिया, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। आल्टरनेरिया सूक्ष्म जीव ये होते हैं। तो इसमें अपना उपभोक्ता वाला पार्ट हो गया। परपोषी का जो उपभोक्ता वाला जो पार्ट था, एक उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अपने उपभोक्ताओं के प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के प्रकार ये हमें यहाँ पर याद करने हैं। डिटेल्स इनके मैंने आपको बता दी, बोल दी, पढ़ के भी सुना दिया आपको। आप इनको अच्छे से ढंग से सुने, पढ़ें और याद करें। उसके बाद अब आता है सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म उपभोक्ता। अब सूक्ष्म उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। ये लीजिए सूक्ष्म उपभोक्ता। जैसे कि अपघटक की बात करें हम पहले, ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपघटित तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का अपघटक करते हैं, उसके प्राप्त पदार्थ या अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ खंडित होकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित होते हैं। ये तत्व वायुमंडल तथा पृथ्वी के सूक्ष्म पृथ्वी में मुक्त होते रहते हैं, जो पुनः पौधों द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, जिसके भोजन और शरीर का निर्माण किया जाता है। यह क्रम चलता रहता है। इस प्रक्रिया को चक्रीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अपघटक परितंत्र के आवश्यक घटक हैं, क्योंकि इनकी उपस्थिति में चक्रीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, जिससे जीवन में अपघटक तत्व जटिल पदार्थ के रूप में उपस्थित रहेंगे, जिनका उपयोग हरे पौधे नहीं कर पाएंगे। ये एक अपना एक अपघटक था। इसमें मृत पादप भोजी और मृत जंतु भोजी भी होते हैं।
इनके दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, मृत पादप भोजी और मृत जंतु भोजी। मृत पादप भोजी और नंबर 2 मृत जंतु भोजी। पादप भोजी और जंतु भोजी दो प्रकार के होते हैं। यानी जो जीवाणु मृत पौधों को विघटित करते हैं उन्हें मृत पादप भोजी कहते हैं। जो जंतु मृत पादपों को विघटित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पादप भोजी कहते हैं। और मृत जंतु भोजी ये कौन से होते हैं? जो जीवाणु मृत जंतुओं को विघटित करते हैं। जो मृत जंतुओं को विघटित करते हैं। विघटित करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई मृत जंतु हैं, जैसे गांव में गाय भैंस कई बार मर जाती हैं, कुत्ता बिल्ली मर जाते हैं, तो उनको दूर पटक देते हैं, तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ना हड्डी पसली कुछ नहीं मिलती। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो जो ये अपघटक होते हैं, जो सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं, ये उनको खा जाते हैं। मान लो जैसे दीमक है, कोई लकड़ी है या पेड़ कहीं भी लग गई, वो दीमक तो धीरे 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 उसको समाप्त कर देगी और एक नए चीज़ के रूप में, खनिजों के रूप में हमको वो चीज़ प्राप्त होगी, मिट्टी के रूप में, बुरादे के रूप में। तो वो क्या करते हैं कि जैसे मृत पादप भोजी होते हैं, वो जो एक पादपों को विघटित करते हैं। एक जंतु भोजी होते हैं जो मृत जंतुओं को विघटित करते हैं। और छोटे छोटे से कीड़ा होते हैं, कई बार जंतुओं में जब मर जाते हैं पटक देते हैं हम भैंस को, जो भी एक्सपायर हुआ है उसको हम पटक देते हैं दूर ले जाके, तो वहाँ फिर धीरे धीरे वो उनमें लग लग के और वो खा पी के उनको वो मस्त रहते हैं अपने, और वो एक नए अपघटक के रूप में उनको परिवर्तित कर देते हैं। तो ये एक अपने यहाँ हम बात कर रहे थे मृत पादप मृत पोषित जीवों की। तो ये अपने हो गए अपघटक के प्रकार, परितंत्र के घटक। अब परितंत्र के प्रकारों की बात करें तो परितंत्र के प्रकारों में हम देखते हैं कि इसके एक प्रकार बनता है अब उत्पत्ति के आधार पर अलग बन रहा है, क्रियाशीलता के आधार पर। परितंत्र के वर्गीकरण के मुख्य दो आधार हैं। परितंत्र वर्गीकरण के दो आधार हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, परितंत्र वर्गीकरण के दो आधार हैं। अब इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब अगली क्लास में बात करेंगे हम परितंत्र के प्रकारों की। तो देखिए